बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को लेकर चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे, टॉपिक का नेम है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट्स थ्योरम। ये टॉपिक आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको पर कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपको आज के बाद ये टॉपिक कभी भी परेशान ना करें। बस शर्त यह है कि आप पूरी तवज्जो के साथ आज का ये टॉपिक गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह जैसे ही आप एंड पे पहुँचेंगे तो आपको तसल्ली होगी, आपको यकीन होने लगेगा खुद पे कि अब ये टॉपिक हमें 100% तैयार हो चुका है। बस शर्त यह है कि आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कार्नोट इंजन, याद रखिएगा कार्नोट इंजन जो है ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन है। मन गढ़ंत फर्ज किया हुआ, कोई इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, मानना पड़ेगा आपको ऐसा जैसा हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन अगर आइडियल इंजन है तो फिर याद रखिएगा जितने भी तमाम के तमाम एक्चुअल इंजन हैं उनको स्टडी करने के लिए हम आइडियल इंजन को सपोज करते हैं। अब सवाल यह है कि एक्चुअल इंजन को स्टडी करने के लिए आखिर आइडियल इंजन को ही सपोज क्यों किया जाता है? तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी वजह यह है कि जो प्रीवियस हमारा एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमने गैसेस के लिए आइडियल गैस को कंसिडर किया था जो कि बिल्कुल सिंपल PV = nRT की इक्वेशन को फॉलो कर रही थी। तो यही वजह है कि तमाम के तमाम एक्चुअल इंजन्स को स्टडी करने के लिए हम आइडियल इंजन को सपोज करते हैं जो कि क्या है, कार्नोट इंजन। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे आइडियल इंजन को डिफाइन करेंगे। 2 नंबर के लिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसको लिख सकें। फिर उसके बाद आपकी बुक के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अंदर कौन से वो 2 प्रोसेस हैं जिनके तहत हम सारी चीज़ें आगे लेके चलेंगे, वो 2 प्रोसेस भी MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे एक PV डायग्राम होगी, कुछ स्टेप्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग PV डायग्राम को ड्रा करते हुए हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड होगी हमारे पास उसमें हम इसका मैथमेटिकल एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये कुछ है तो बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, साथ साथ चलें इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहले आइडियल इंजन। डियर स्टूडेंट्स, इन एन आइडियल इंजन ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लें कि इन एन आइडियल इंजन ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल एंड नो वेस्टफुल एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस। बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये स्टेटमेंट मेंशन की गई है, उसको हमने पहले लिखा है ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि भाई इन एन आइडियल इंजन ऑल प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं एंड नो वेस्टफुल एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर लॉसेस ऑफ हीट। सही है। तो फिर ये डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे स्टेटमेंट याद रख लेनी है। अब आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपके MCQ के तौर पे मिलेगी। वो क्या है जी, कार्नोट इंजन वाज प्रपोज्ड बाय द सैडी कार्नोट इन 1840। सही है जी, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी याद रखिएगा, क्या कि दिस आइडियल इंजन, ये जो कार्नोट इंजन है जिसको आप हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन ही कह रहे हैं, उसकी बात कर रहा है कि दिस आइडियल इंजन यूजेस आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि इस आइडियल इंजन में जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, आइडियल गैस होगी। ठीक है जी। एंड वर्क ऑन 2 प्रोसेस, और फिर उसके ऊपर वर्क हो रहा होगा 2 प्रोसेस के तहत। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस और नंबर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल के भी हम यहाँ पे 2 केस डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इसी तरह से एडियाबैटिक के भी हमारे पास 2 ही प्रोसेस होंगे, इसके अंदर बेसिकली एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, लेकिन प्रोसेस 2 ही हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। आइडियल इंजन या किसी भी इंजन को रन करवाने के लिए उसको रिवर्सिबल साइकिल पे मूव कराया जाता है, याद रख लें। किसी भी इंजन को
रन करवाने के लिए रिवर्सिबल साइकिल पे मूव करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम आइडियल इंजन की बात कर रहे हैं, कॉर्नेट इंजन की बात कर रहे हैं, तो कॉर्नेट इंजन में जो हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल होगा उसे हम कॉर्नेट साइकिल का नाम देंगे। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉर्नेट साइकिल। अब इस कॉर्नेट साइकिल के अंदर हम बेसिकली 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। उन 4 स्टेप्स के तहत हम पीवी डायग्राम को ड्रा करते जाएंगे और हमारा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। यही चीज़ समझने वाली है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो बस फिर इस टॉपिक में आपको कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे तो मैथमेटिकल है, वो तो सिंपल हम 10 मिनट में इंशाल्लाह उसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे, समझा देंगे आपको, पॉइंट्स भी समझा देंगे, लास्ट पे कुछ MCQs होंगे वो भी बताएंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप इस डायग्राम को समझें, और इस डायग्राम को समझ तब आएगी जब आप यहाँ से कुछ सिस्टम के बारे में पहले समझेंगे कि असल में कहानी चल क्या रही है। ये जो हाइपोथेटिकल आइडियल सेटअप सेट किया गया, ये किस तरह का सेटअप है, वो सेटअप यहाँ पे आपको बताते जाएंगे और साथ साथ डायग्राम ड्रा करते जाएंगे। क्लियर? तो फिर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें, आपने जो काम कर रहे हैं ना 4 स्टेप्स, उसमें सबसे पहला काम ये है कि आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि कॉर्नेट इंजन जो कि आइडियल इंजन है, इसके सेटअप के लिए आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, कोई आपके पास बॉक्स, कंटेनर, वेसल जिसके अंदर क्या है? आइडियल गैस। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? पिस्टन फिट किया गया है, ठीक है, जो कि क्या हो? फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो, मूव कर सके इजीली, ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन क्या आप ले सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हम शुरू में क्या कह चुके हैं कि भाई आइडियल आपके बस की बात नहीं है, सिर्फ माने, फर्ज करें, ठीक है ना। तो उसके बाद आइडियल गैस ले सकते हैं? नहीं ना, ये भी नहीं ले सकते। तो देखें, फिर ये काम आप नहीं कर सकते तो चुप करके बस समझें कि भाई ये जो आइडियल सिचुएशन है ये उसी के मुताबिक हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानेंगे तो समझ आएगी। क्लियर? तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो इसकी बाउंड्री है, ये वाली, ये साइडों वाली जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये है परफेक्टली इंसुलेटिंग। याद रख लें, ये बाउंड्री क्या है? परफेक्टली इंसुलेटिंग। और ये जो नीचे वाली बाउंड्री है इसको कहेंगे परफेक्टली कंडक्टिंग। ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, सही है। यहां पे कनेक्टिंग का प्रोसेस होगा, यहां साइडों पे नहीं होगा। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग और ये क्या है? परफेक्टली कंडक्टिंग। ये पहला सेटअप था। क्लियर? दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? आपको एक सोर्स चाहिए होगा। सोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको चाहिए। जो सोर्स आप लेंगे ना, वहां का जो टेम्परेचर होगा वो होगा T1, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद इस सोर्स की जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ मखसूस हद तक जो है, ख़ास हद तक इसके अंदर हीट आ सकती है, ऐसा नहीं है। इनफिनाइट हीट कैपेसिटी क्या है इसकी? इनफिनाइट है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत यहाँ से आप निकाल भी लें तो पीछे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सोर्स आपने लिया है ये परफेक्टली कंडक्टिंग होगा, ये भी कनेक्ट करेगा। ये दूसरी बात याद रखनी है। ये सेटअप पे आपको चीज़ें चाहिए होंगी। तीसरे नंबर पे एक आपको सिंक, यानी कि एक ऐसा रिजर्वायर चाहिए होगा जहां पे टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा। और ये जो टेम्परेचर होगा इस सिंक रिजर्वायर का, वो उससे क्या होगा? कम होगा। ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसकी भी जो हीट कैपेसिटी होगी, मतलब ये हीट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। जो रिजेक्टेड हीट होगी वो इसमें आएगी, जो हीट रिलीज होगी वो इसमें आएगी। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी हीट रिलीज हुई वो इसमें आई और ये फिल हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी भी हीट कैपेसिटी क्या है? इन्फिनिटी। आने दो, फिर जितनी आती है आने दो, ये ख़त्म नहीं करेगा, ये बस नहीं करेगा, ये कहेगा आने दो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या है? इन्फिनिटी। और ये क्या होगा? परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग होगा तो इसमें हीट आएगी ना, अगर कंडक्टिंग नहीं होगा तो हीट आ नहीं सकती। क्लियर? ये तीसरी चीज आपको चाहिए होगी। चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको स्टैंड चाहिए होगा। तो ये हमारे पास स्टैंड है, परफेक्टली इंसुलेटिंग, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये 4 चीजें आपको इस कॉर्नेट इंजन के सेटअप के लिए चाहिए। तो हमने वो 4 चीजें यहां पे अलग कर ली, आपको बता दी कि भाई ये तरतीब होनी चाहिए पहले, तभी आपको समझ आएगी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब 1 बाय 1 यहां पे हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेप्स आपने बस याद रखने हैं। नंबर 1, पहला काम आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? पहला काम आप ये करेंगे, अब जो मैं काम यहां पे करूंगा उसी के मुताबिक यहां पे पीवी डायग्राम में हम कर्व ड्रॉ करते जाएंगे जिस प्रोसेस की होगी, ठीक है ना, और हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा।
डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको ले, वही कंटेनर जिस पे ये सारी सिचुएशन होगी, इसको उठा के आप क्या करें, इस सोर्स पे रख दे। ये सोर्स आ गया जिसका टेम्परेचर क्या है T1, उस सोर्स के ऊपर हमने इस कंटेनर को उठा के रख दिया। क्लियर? अब होगा क्या, अब डियर स्टूडेंट जरा गौर करना, इस सोर्स T1 यहाँ पे हीट क्या है, बहुत ज़्यादा हीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी क्या है, हाई। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, सोर्स परफेक्टली कंडक्टिंग, और ये इस कंटेनर की जो नीचे वाली लेयर है, सरफेस है, वो भी क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग। इसका मतलब हीट यहाँ से इधर ऐड हो सकती है। तो ये जो सिस्टम है ये हीट को यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं, करेगा। इसका मतलब ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये दो तरह से यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता है। नंबर 1, या तो यहाँ से हीट जाए जिसकी वजह से ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, या दूसरे नंबर पे ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ पे देखें तो सोर्स रख चुके हैं, इसका मतलब सोर्स क्या है, कंडक्टिंग, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये भी क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग। तो हीट यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात तो पहले याद रखना। या आप ये सिंपल कह सकते हैं कि जो हीट है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्लियर? अब सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज, प्रेशर में क्या आएगा, चेंज, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये स्लो प्रोसेस है। अब बच्चे कहते हैं सर कैसा स्लो प्रोसेस है? एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना कि गैस एक्सपेंड कर रही है, इसको आप आसान भाषा में यूं समझें कि यहां पे क्या होंगे, कुछ आपने वेट रखा होगा, यहां पे आपने सपोज करो कुछ वेट रखा होगा। अब जो वेट आप यहां पे पुट कर रहे हैं ना, यहां पे जो वेट पुट कर रहे हैं वो आप कैसे वेट पुट कर रहे हैं, पहले से मौजूद है वेट, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता यहां से वेट को रिमूव करेंगे। पहले से वेट रखा होगा, आप क्या करेंगे, इस वेट को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाएं। जैसे जैसे आप वेट को रिमूव करेंगे पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि गैस एक्सपैंड करेगी। अब ये जो आप वेट को रिमूव कर रहे हैं ना, ये स्लोली कर रहे हैं, स्लोली। तो स्लोली जब आप वेट को रिमूव करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी। तो क्या प्रोसेस बन गया, आइसोथर्मली एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है, गैस क्योंकि एक्सपैंड कर रही है। तो आइसोथर्म टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये था पहला केस। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीवी डायग्राम में कर्व ड्रॉ कर दें, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है एक्सपेंशन, तो उसके लिए आप यहाँ पे पीवी डायग्राम में देखिए, अलॉन्ग वाई एक्सिस पी और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने वॉल्यूम को मेंशन किया हुआ है। सपोज करते हैं इनिशियली हमारे पास जो सिस्टम था वो इस पॉइंट ए पे है, यही वाला सिस्टम इनिशियली हमारे पास यहाँ पे है। तो इस टाइम हम अगर प्रेशर की बात करें तो वो P1 है, वॉल्यूम की बात करें तो V1 है, टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या है, T1 है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स गैस एक्सपैंड कर रही है, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन। तो फिर यहां से देखें, यानी कि गैस जब एक्सपैंड करेगी तो जो भी आपने सिस्टम लिया हुआ है एक्सपैंड कर रहा है, मतलब वो चीज बढ़ रही है, आगे जा रही है, ऐसे ही है ना। तो फिर यहां से देखें ये आइसोथर्म कर्व आ जाएगी ए से बी। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर्व आप ड्रॉ कर देंगे ए से बी। तो इस टाइम हमने देखा कि ये जो ए से बी कर्व है ये क्या है, आइसोथर्म कर्व है, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन का। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, T1, और वो A से B तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हमने देखा यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब यहाँ पे हीट ऐड हो रही है। तो ये भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि Q1 जो हीट है वो यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, और ये जो एरो डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, एरो, ये बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को शो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन, ये जो एरो आपको पास नजर आ रहा है, ये ए से बी की तरफ, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को शो कर रहा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पहला स्टेप। अब इस पहले स्टेप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग में ये बातें लिख देंगे जो मैंने आपको समझाई है।
तो वो एक दफ़ा देख लें, बाकी आप खुद बैठ के नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेंशन Q1 हीट मस्ट बी एडेड टू सिस्टम, तो वो आपको यहाँ पे बता दिया Q1 हीट जो है मस्ट बी एडेड टू द सिस्टम। दूसरे नंबर पे ड्यूरिंग एक्सपेंशन सिस्टम डज वर्क इट्स सराउंडिंग, इसका मतलब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। लो जी, ये दो बातें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी, आपकी थ्योरी बनती जाएगी, लॉन्ग आपका बनता जाएगा। अब आ जाए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर 2 पे यही सिस्टम आप उठाएं और इसको स्टैंड पे रख दें। ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे आप रख दें। अब स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग। अब इसका मतलब ना तो हीट जा सकती है और ना ही सिस्टम हीट लीव करेगा, ना ही सिस्टम में हीट ऐड हो सकती है और ना ही सिस्टम हीट रिमूव करेगा। सिस्टम के अंदर जो हीट है वो वही रहेगी। सही है, तो क्योंकि स्टैंड पर रखा हुआ है ना, स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग, परफेक्टली इंसुलेटिंग। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, अभी ये प्रोसेस जो है नंबर 2 पे ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब अभी भी गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। यहां से यहां तक देखें, इस पॉइंट के ऊपर जब आप पहुंचे तो प्रेशर जो है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, P2, वॉल्यूम क्या होगा, V2, और टेम्परेचर क्या है, वही T1। वो टेम्परेचर क्या है, T1। ये पॉइंट B की सिचुएशन है। अब आपके पास ये स्टेप 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेप 2 पे आप देखें कि उस सिस्टम को आपने स्टैंड पे रखा हुआ है और स्टैंड है परफेक्टली इंसुलेटिंग। अब तो हीट ना जा सकती है, ना ही वहां से सिस्टम से रिमूव हो सकती है। इसका मतलब जहां पे हीट ना तो दी जा सकती है और ना ही ली जा सकती है, वो सिस्टम कौन सा है, वो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, लेकिन ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है या एक्सपेंशन, सवाल ये है। तो याद रखिएगा ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस है। कैसे पता चलेगा, इसका मतलब गैस फिर एक्सपेंड कर रही है। तो भाई अब तो हीट नहीं है, यहां तो हीट की वजह से कर रही थी, यहां पे अब किस वजह से कर रही है गैस एक्सपेंड या पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। तो याद रखिएगा अब यहां पे जो गैस एक्सपेंड कर रही है ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब भी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये पिस्टन जो है ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। सपोज करें अब ये पिस्टन यहां पे मूव कर गया, तो इस सिचुएशन तक वॉल्यूम क्या था, V2। देखें ना, इस सिचुएशन पे वॉल्यूम क्या था, इस पॉइंट B पे V2, प्रेशर क्या था, P2। अब जब एडियाबैटिकली लिख देता हूं, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन हुई या गैस ने एक्सपेंड किया, तो फिर वॉल्यूम यहां से अब यहां चला गया, यानी कि अब वॉल्यूम क्या आ गया, V3। तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, प्रेशर भी क्या हो गया, वो भी P3 हो गया। और टेम्परेचर, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबैटिक है, तो टेम्परेचर अब चेंज होगा। तो टेम्परेचर पहले क्या था यहां पे, T1, अब यहां पे क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो T1 से अब क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब यही चीज डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे ड्रॉ कर दें। तो B to C, B पे थे, B to C, ये देखें सिस्टम अब भी डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहा है। देखो एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज। पॉइंट C पे वॉल्यूम ये है, पॉइंट B पे वॉल्यूम ये है, तो देखें वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज आ गया। सही है, तो इसका मतलब पॉइंट C पे प्रेशर क्या होगा, P3, वॉल्यूम क्या होगा, V3, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अब T2 हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर T1 से अब T2 हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, कर्व है, ये आपके पास कहलाएगी एडियाबैटिकली एक्सपेंशन। तो इस प्रोसेस से आपने यहां पे ये कर्व ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, अब तीसरे स्टेप पे आ जाए। दूसरे के मुताबिक ये आप वर्डिंग याद रख लें, जो कुछ बताया वही लिख दिया है। तीसरे स्टेप पे आ जाए। अब इस सिचुएशन वाले सिस्टम को उठा के आप कहां रखें, सिंक रेजरवायर, यानी कि जहां का टेम्परेचर क्या है, T2, और ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग। अब परफेक्टली कंडक्टिंग है और नीचे वाले सिस्टम की लेयर भी क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग। तो अब इसका मतलब हीट ऐड तो नहीं हो सकती, लेकिन अब हीट रिमूव होगी और ये उसको क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसमें हीट आ सकती है अब, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये जो सिचुएशन थी, यानी कि यही सिचुएशन उठानी है, यानी कि ये इधर पिस्टन था
और वॉल्यूम क्या था V3 और टेम्परेचर क्या था T2 और प्रेशर क्या था P3। यही वाली सिचुएशन अब आपने सिंक पे रख देनी है। तो अब आपने सिंक लिया रेजरवायर जिसका टेम्परेचर T2 है और इसके क्या है परफेक्टली कंडक्टिंग और ये लेयर भी क्या है कंडक्टिंग। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब याद रखिएगा इधर जो प्रोसेस चल रहा था ना वो बेसिकली ये था एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस होता है, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं आपको। आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस होता है। तो ये फास्ट कैसे है, तो याद रखिएगा ये जो वेट आप आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर रहे थे स्लोली, यहां पे आपने उसी वेट को तेजी से हटाया होगा। यहां से उसी वेट को आपने डियर स्टूडेंट्स तेजी से हटाया होगा, ऐसे 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 तेजी से हटाया होगा। तो जिसकी वजह से गैस क्या कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आप उसी वेट जिसको हटा लिया था अब आप उसको रखना शुरू कर देंगे, लेकिन स्लो, यानी कि अब आप वेट को आहिस्ता आहिस्ता रखना स्टार्ट कर देंगे। अब जब वेट आएगा तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस, पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो इसका मतलब गैस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस है। देखो ना कंप्रेस होता जाएगा, गैस कंप्रेस हो रही है, यानी कि पिस्टन नीचे आ रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता वेट पुट करते जाए पिस्टन नीचे आएगा। तो इसका मतलब आइसोथर्मली कंप्रेशन है। और आइसोथर्मल तो टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, क्योंकि हमने पहले बता दिया हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है। अगर थोड़ी बहुत हीट रिजेक्ट हो जाए या उसके अंदर ऐड हो जाए तो टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अब यहां से हीट रिलीज होगी, क्या होगी, हीट यहां पे रिलीज होगी, हीट यहां पे रिलीज होगी, या आप रिमूव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो इधर आएगी और ये दोनों सरफेस क्या है, कंडक्टिंग, तो अब हीट इजीली यहां पे आ सकती है। क्लियर, जब ये आएगी तो पिस्टन नीचे आएगा, तो इसका मतलब आइसोथर्मली कंप्रेशन का केस है। क्लियर, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के तहत हमारे पास दोबारा इसी का अपोजिट यानी कि C से D तक आप एक कर्व ड्रा कर देंगे। अब ये कर्व क्या बता रही है, ये है जी आपके पास आइसोथर्मल या थर्मली कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस है, ठीक है। वापसी आ रहे हैं ना, पहले देखो एक्सपेंशन एक्सपेंशन, अब वापसी वापसी आ रहे हैं, वापसी आ रहे हैं, कंप्रेशन साइक्लिक प्रोसेस है ना, कॉर्नेट साइकिल। अब जैसे गए थे वैसे ही वापसी आओ। तो ये देखें जैसे गए थे फिर एडियाबैटिकल एक्सपेंशन पॉइंट C तक, अब वापसी की तरफ आ रहे हैं, वापसी की तरफ आ रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में। तो C से D क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर में तो चेंज नहीं आएगा ना, आइसोथर्मली कंप्रेशन है, टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर इस सिचुएशन पे क्या था देखो T2, तो इस सिचुएशन पे भी क्या रहेगा, वही T2। तो फिर यहां पे पॉइंट D तक, C से जब D आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सपोज करें P4, क्योंकि यहां प्रेशर P3 था, यहां पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V4, टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर T2 रहेगा जो इस पॉइंट तक का था, अब वही रहेगा। ये पहुंच गए जी पॉइंट D तक, लास्ट स्टेप आ गया। इस पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग, स्टेप 3 के अकॉर्डिंग यहां पे आप दो लाइनें थ्योरी की लिख देंगे, जो मैंने बताया है वही मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लें, क्लियर, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है नंबर 4 पे। अब डिस्टेंस इस वाले सिस्टम को उठाएं और आप दोबारा स्टैंड पे रख दें। जब आप स्टैंड पे रखेंगे, स्टैंड तो है परफेक्टली इंसुलेटिंग, ये तो कनेक्ट नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब डिस्टेंस ये जो आप वेट क्या कर रहे थे, वेट क्या कर रहे थे, उधर से आप रिमूव करते जा रहे थे, यहां वेट आहिस्ता आहिस्ता रख रहे थे, स्लोली आप वेट पुट कर रहे थे। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसी प्रोसेस में आप स्लोली नहीं बल्कि आप तेजी से वेट को पुट करेंगे। आप वेट को तेजी से यहां पे पुट करते जाए, ये वेट को तेजी से पुट करते जाए, तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस, पिस्टन नीचे आएगा। अब यहां पे तो देखें स्टैंड है, ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ना तो हीट सिस्टम से रिमूव होगी ना ही सिस्टम में ऐड हो सकती है, तो हीट सिस्टम के अंदर रह जाएगी जितनी भी है। अब डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखें, जब इस प्रोसेस में आएंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, जब आप एडियाबैटिकली कंप्रेशन यानी कि दोबारा वेट अब तेजी से आप पुट करते जा रहे हैं, पहले वाली सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, यहां पे
यानी कि इस केस में जो पहली इनिशियली सिचुएशन थी, तो इधर का मतलब फिर ये बना कि भाई ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन यहां पे चल रही है। सही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या रहेगा? भाई टेम्परेचर अब चेंज हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर T2 है। इस सिचुएशन में टेम्परेचर, हीट तो ना जा सकती है ना ही बाहर निकल सकती है, लेकिन अब टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, ये अपने पहले वाले पॉइंट की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T2 से अब टेम्परेचर T1 तक जाएगा। एरो नीचे का मतलब ये डिक्रीज नहीं है, टेम्परेचर अब बढ़ेगा, ठीक है ना। T2 कम है, टेम्परेचर T1 बढ़ेगा, तो ये वो प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नंबर 4 वाले स्टेप की ये कार्व आ जाएगी, D से दोबारा A पे पहुंच जाएंगे और इस तरह हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये है जी एडियाबैटिकली कंप्रेशन। ठीक है। तो जब यहां पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वही T1 पहले वाला, और सारे के सारे पॉइंट्स वहीं पे आ जाएंगे। तो D to A आप पहुंचेंगे तो ये आपके पास साइकिल पूरा हो जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स कार्नट साइकिल के मुताबिक वो 4 स्टेप्स जिनको आपने 1 बाय 1 डिस्कस किया और उसके अकॉर्डिंग आपने PV डायग्राम ड्रा कर दी। अब उसी 4 स्टेप D2 जब A पहुंचेंगे तो जो बात आपको यहाँ पे बताई है कि किस तरह ये प्रोसेस चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट 4 के अंदर आप वर्डिंग में मेंशन कर देंगे तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस कार्नट इंजन की बेसिकली एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला हो जिससे हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सके। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एफिशिएंसी का मैथमेटिकल फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, जहाँ पे आपकी बुक में 4 स्टेप एंड हो रहा है उसके फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मार्क कर लें, क्योंकि वहाँ से ये स्टेटमेंट हमने ली है। क्या कह रहा है जी? बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आर मेंटेन्ड ड्यूरिंग ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस के दौरान जो है वो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या रहती है? बरकरार रहती है। सो दैट एवरी प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या कि सिंस कब लगता है? जो चीज़ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड में भी समझा चुका हूँ, और इस बात से भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि क्या इंजन वाज रनिंग इन साइक्लिक प्रोसेस, पीछे बता के आ रहा हूं। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। याद रखिएगा, इंजन वाज रनिंग इन साइक्लिक प्रोसेस, इंजन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में रन कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसके मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ हीट एडेड टू सिस्टम, तो सिस्टम को जो हीट दी जाती है, सिस्टम में ऐड की जाती है, वो क्या होती है? Q1। सही है। इसी तरह से हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, सिस्टम जो हीट रिजेक्ट कर रहा होता है, सिस्टम की तरफ से रिजेक्टेड हीट का हमने नाम दिया हुआ है Q2 का। चेंज इन हीट अगर हम देखें तो चेंज इन हीट क्या होगी? डेल्टा Q, और डेल्टा Q क्या होगा? Q1 माइनस Q2। ज़्यादा में से कम को निकाला जा सकता है ना, तो Q1 हीट क्या है? ज़्यादा। Q2 रिजेक्टेड हीट है। सही है। हीट आई हॉट रेजरवायर से सिस्टम की तरफ, इंजन की तरफ, इंजन ने वर्क परफॉर्म करना है, आउटपुट, और बची कुछ हीट किधर जाएगी जी? कोल्ड रेजरवायर में जाएगी। वहाँ पे हीट क्या होगी? Q2 होगी, वो लेस होती है Q1 से, तो इसीलिए Q1 में से Q2 को हमने माइनस कर दिया। अब 150 अगर हम सिंस फिर से लग रहा है, मतलब हम वर्क की बात करना चाह रहे हैं ना, तो हम ईच प्रोसेस के दौरान वर्क को देखना चाह रहे हैं, तो वर्क किसके इक्वल होगा? चेंज इन हीट के इक्वल होगा। ऐसे ही है ना, हीट आई और उसमें से कुछ हिस्सा उसका क्या हो गया? रिजेक्ट, बाकी किधर गई? वर्क आपको मिला। तो वो जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा? वही चेंज इन हीट के इक्वल होगा ना, उसी के तो बराबर आ रहा है। तो फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन हीट। अच्छा, इसके फार्मूले को ज़्यादा बेहतरी से समझने के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा जी? वो होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसमें देखें डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0। तो फिर क्या आ गया? Q इज इक्वल टू W के बराबर आ गया। उसी Q को हम डेल्टा Q कह सकते हैं क्योंकि चेंज इन हीट है। तो फिर डिस्टेंस यहाँ पे देखें वर्क इज इक्वल टू डेल्टा Q, तो मैं इस डेल्टा Q की जगह लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2। तो ये हमारे पास ईच प्रोसेस का क्या आ गया? वर्क आ गया। अब डिस्टेंस एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्लास 9th में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, जानते हैं। एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट।
आउटपुट यहाँ पे क्या होगी, वर्क, आउटपुट वर्क के इक्वल है, वर्क लिखते हैं, और यहाँ पे इनपुट क्या होगी, हीट, और हीट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे Q1 से। तो वर्क को मैंने लिखा W और हीट को लिखा Q1। कौन सी हीट है, हीट एब्जॉर्ब। तो ये डियर स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया हमारे पास है ईटा इज इक्वल टू वर्क ओवर Q1। तो ये वर्क की फॉर्म में हमारे पास एफिशिएंसी का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया है। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला इन टर्म ऑफ हीट, जो कि हमें चाहिए था, और हर इंजन के लिए आप यही फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। करंट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर का फार्मूला देखेंगे, ठीक है, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ पहले हीट देखते हैं, जो कि पहले इंजन में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, पीछे टॉपिक पढ़ा था ना हीट इंजन का, वहाँ पे भी यही फार्मूला डिस्कस किया गया है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क, वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ, वर्क की जगह Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय हीट क्या है, Q1, तो ये हमने हीट लिख दी Q1। अब Q1 अलग अलग, क्योंकि माइनस है, ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, अलग अलग कर दिया। Q1 से क्या हो जाएगा, कैंसल, आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा 1 और आगे रहेगा माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ हीट, इन टर्म ऑफ हीट। और यही तमाम इंजन्स के लिए आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है। अब देखते हैं कार्नट के अकॉर्डिंग इफ एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ हम पहले नहीं पढ़ के आ रहे। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आप पहले जानते भी हैं कि जो टेम्परेचर का रिलेशन है हीट के साथ वो क्या है, डायरेक्ट, यानी कि जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो हीट के साथ क्या है, डायरेक्ट। बल्कि इसको यूं कर लें, हीट मोहताज होती है ना टेम्परेचर की, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सही है, समझने के लिए तो वैसे भी वो लिख सकते हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है। तो अब अगर डियर स्टूडेंट्स Q टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इन टर्म ऑफ हीट एफिशिएंसी का फार्मूला निकाल चुके हैं। तो इसी को देखते हुए आप डायरेक्ट टेम्परेचर का फार्मूला भी बना सकते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी को देखते हुए आप बना सकते हैं। एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर क्या होगी जी, 1 माइनस Q2 है, तो Q2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T2 के। तो इसी तरह फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा T2 और नीचे क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। सही है, इसी को देखते हुए T2 डिवाइड बाय T1। तो ये इन टर्म ऑफ टेम्परेचर आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया। अब डिस्टेंस परसेंटेज एफिशिएंसी अगर चाहिए, बहुत आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली जो समझने वाली चीज़ें थी ना, वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो आपको सिस्टम का सेटअप बताया था और उसके मुताबिक आपको पीवी डायग्राम ड्रॉ करके दी थी, वो चीज़ समझने वाली है। वो जिसको समझ आ जाए उस पर आपके 20-25 मिनट लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो ये सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये आपको लॉन्ग अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि ये सारे फिर एमसीक्यूज में अलग कर दें, ये भी आप साथ में लिखेंगे, ठीक है। ये सारा काम आप करेंगे जो मैं आपको करके दे रहा होता हूँ, ये आप बोर्ड के पेपर में यही कुछ लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज में अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो उसी फार्मूले को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आपके पास टेम्परेचर T2 टेम्परेचर T1 की वैल्यू होगी वो वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप में आपका आंसर जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। लो जी, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बुक के आखिरी पेज पे मेंशन किए गए हैं, बल्कि जो मैथमेटिकल फार्मूला है ना परसेंटेज एफिशिएंसी का, उसके नीचे जो 2 लाइनें हैं वहाँ से भी एमसीक्यू है। फिर नेक्स्ट आखिरी पेज पे जो ग्रीन बॉक्स की आपको 2 डेफिनेशन नज़र आ रही होंगी, उनसे भी आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो ये भी याद रखनी है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन और अलग से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ एफिशिएंसी। नंबर 1, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ईटा ही इस्तेमाल किया है। तो एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजर्वायर। एफिशिएंसी जो है वो हॉट और कोल्ड रेजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात याद रख लें, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब इसी के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर T1, कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर T2, तो उन टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एफिशिएंसी। तो फिर वहीं से पॉइंट आपको मिल गया कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस टेम्परेचर ऑफ LTR, लो टेम्परेचर रेजर्वायर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, T2 की बात कर रहे हैं।
is room temperature. So efficiency can only be increased by raising the temperature of hot temperature reservoir. यानी कि अगर T1 को बढ़ा दिया जाए तो फिर उसमें आपके पास एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रिलेशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है बेसिकली इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस में आप याद रखिएगा कि एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन या डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस। क्लियर? तो ये आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब डेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कैन एफिशिएंसी भी 100%? अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो फिर याद रखिएगा एफिशिएंसी कैन ओनली बी 100%। हाँ हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, जो शर्त है ना वो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आंसर तो नो में ही देंगे कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन एक अंदाज है ना, तरीकाकार है। देखें पहले हमने लिखा एफिशिएंसी कैन ओनली बी 100%, हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में, क्या? इफ LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर, मतलब लो टेम्परेचर रेजरवायर का मतलब T2 इज एट एब्सोल्यूट जीरो। T2 को अगर आप जीरो कर सकते हैं तो फिर हो सकता है। तो फिर ये देखें, दोबारा कंडीशन सुने, इफ अगर, ये अगर वाली बात खराब है, ये होगा ही नहीं आपसे। इफ अगर T2 इज इक्वल टू जीरो सिंस नो सच रेजरवायर, इस बात का फिर मतलब क्या होगा कि वो जो T2 सिंक रेजरवायर है वो ना हो। जब वो नहीं होगा तब भी तो आपके पास जो भी इंजन होगा वो 100% एफिशिएंसी शो कर रहा होगा ना। तो फिर लॉर्ड केल्विन थ्योरी आपको याद है ना कि अगर सिंक रेजरवायर नहीं होगा तो फिर, समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिंस नो सच रेजरवायर एग्जिस्ट सो एफिशिएंसी कैन नेवर बी 1 और 100%। परसेंटेज में बात करेंगे तो 100%, नहीं तो उसकी वैल्यू में बात करें तो 1। फिर इस बात का मतलब ये हुआ कि भी किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1 के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, 1 से हमेशा लेस रहेगी। तो एफिशिएंसी इंजन की क्या रहेगी? किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, या हर इंजन की, यूं कह लें हर इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 1 से लेस ही रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका आपके पास आंसर आ गया। अब लास्ट बात करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स कॉर्नेट थ्योरम की। तो बुक के आखिरी पैराग्राफ से जो ऊपर ग्रीन बॉक्स में मेंशन की गई है स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट यहां पे मेंशन की है। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कुड बी मोर एफिशिएंट देन कॉर्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। यानी कि वो ये बात करना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये देखें ना STR LTR, ये दो रेजरवायर है। अब सेम टेम्परेचर पे अगर इन दो रेजरवायर पे ये कॉर्नेट इंजन जिसकी एफिशिएंसी η1 है और ये एक्चुअल इंजन प्रैक्टिकल इंजन जिसकी एफिशिएंसी क्या है η2 है, तो वो ये बात करना चाह रहा है कि कभी भी दो सेम टेम्परेचर के रेजरवायर पे प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी से ग्रेटर नहीं हो सकती। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। दोबारा देख ले, नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कुड बी मोर एफिशिएंट देन कॉर्नेट इंजन। कंडीशन क्या है? ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर रेजरवायर। वो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन। इसी के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे मेंशन करेगा एक्सटेंडेड, यानी कि थोड़ा सा इसी बात को बढ़ाता है एक सूरत में। वो ये कहता है कि अगर दो सेम टेम्परेचर के रेजरवायर पे आपके पास 3-4 इंजन है, कॉर्नेट इंजन हैं, तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो इस कंडीशन पे क्या रहेगी? वो भी सेम रहेगी। आगे लिखता है इररिस्पेक्टिव द वर्किंग सब्सटेंसेस। तो ये बात भी डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। तो ये थी हमारे पास कॉर्नेट इंजन एंड कॉर्नेट थ्योरम की डिस्कशन। बहुत ही डिटेल में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे आप भूलते हैं या आपको चीज़ रह गई है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और इन सारी चीज़ों को नोट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।